दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और बिजली के बेटे। ये राम रहीम कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इनकी। तो पढ़ते हैं राम रहीम और बिजली के बेटे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्नल राठौर ने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। उसमें सेना व पुलिस के उच्च अधिकारियों के अलावा शहर के अमीर और खास खास लोग भी शामिल हुए थे। उस पार्टी में राम रहीम भी नजर आ रहे थे। उन्हें प्रोफेसर भास्कर अपने साथ लेकर आए थे। हेलो प्रोफेसर, क्या हाल है? फाइन कर्नल। अरे भाई कुछ म्यूजिक व्यूजिक शुरू करवाओ। अभी लो, म्यूजिक शुरू हो गया, उसी का मत है। चीयर्स चीयर्स। प्रोफेसर ये लड़के कौन है? हमारे साथ इनका परिचय भी तो कराओ भाई। आश्चर्य है तुम इन्हें नीच पहचानते? अरे ये राम रहीम है और तुम्हारी तरह बहादुर और देशभक्त हैं। खतरों से खेलना इनका शौक है। कई बार अपनी जान पर खेलकर यह दोनों कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करवा चुके हैं। कई बार अंतरिक्ष के खतरों से भी पृथ्वी की रक्षा कर चुके हैं। वो तो यह है राम व रहीम। नाम तो मैंने इनका बहुत सुना, पर मुलाकात का मौका आज ही मिला है। तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई बहादुर लड़कों। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी है कर्नल साहब। उसी समय वहां एक व्यक्ति आया और कर्नल के कान में कुछ कहने लगा। फुसफुसाहट। उस व्यक्ति की बात सुनकर, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। प्रोफेसर तुम राम रहीम के साथ पार्टी का आनंद उठाओ, मैं अभी आया। ओके कर्नल। 10 मिनट बाद कर्नल साहब वापस लौट आए। क्या बात है कर्नल अंकल, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कर्नल अंकल हम कम उम्र जरूर हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर नामे आता है। आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा कि आप बहुत परेशान हैं। यह लड़के तो सचमुच बहुत तेज हैं। इन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया है। क्यों नहीं इस बार ऑपरेशन डेथ पर इन्हें भेजा जाए। दोनों बहादुर भी हैं और चालाक भी हैं। और प्रोफेसर के कहे अनुसार खतरों से खेलने में इन्हें डर भी नहीं लगता। किस सोच में डूब गए कर्नल अंकल? कुछ नहीं, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। माफ करना प्रोफेसर, मैं इन दोनों को अपने साथ ले आ रहा हूँ। शौक से ले जाओ भाई, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। कर्नल राम रहीम को लेकर एक कमरे में पहुंचे। अगर तुम दोनों पक्के देशभक्त हो तो खाओ देश की सौगंध और कहो कि जो राज मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम लोग किसी और को नहीं बताओगे। यदि ऐसी बात हो तो हम अपने प्यारे मान देश की सौगंध खाते हैं कर्नल अंकल, कि आप जो भी राज हमें बताएंगे वह हमेशा हमारे दिल में दफन रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ। मुझे कर्नल आरके के नाम से पुकारा जाता है। आजकल हमारा विभाग एक बहुत खतरनाक मिशन पर काम कर रहा है। उस मिशन को हमने ऑपरेशन डेथ का भी नाम दिया है। तुम लोगों ने अखबार में यह खबर जरूर पढ़ी होगी कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। जी हाँ, हमने यह खबर पढ़ी है। पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, इस खबर ने हमें चिंता में डाल दिया था, लेकिन फिर भी हम खामोश थे। पर 20 दिन पहले हमारे एक जासूस ने, जो पाकिस्तान में रहकर हमारे देश के लिए जासूसी कर रहा है, रिपोर्ट भेजी है कि बम तैयार होते ही पाकिस्तान भारत पर जबरदस्त हमला करेगा। उसने यह भी बताया कि बम लगभग तैयार हैं। 1 महीने बाद वे हमारे देश के किसी भी शहर पर आसानी से गिराया जा सकता है। इस खबर ने न सिर्फ मुझे और मेरे विभाग को बल्कि पूरी भारतीय सेना और सरकार को बौखला कर रख दिया है। रक्षा मंत्रालय ने फौरन एक मीटिंग बुलाई। उसमें मेरे अलावा जनरल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर अर्जुन सिंह भी शामिल थे। मीटिंग में यह तय किया गया था कि पाकिस्तान जो बम तैयार कर रहा है उसे अपने देश और देशवासियों की भलाई के लिए तैयार होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। यह काम मेरे और मिस्टर अर्जुन सिंह के जिम्मे सौंपा गया था। हमारे जासूस की रिपोर्ट के अनुसार वह बम कराची से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर हैदरपुर में तैयार किया जा रहा है। मैंने और अर्जुन सिंह ने उसी दिन अपना एक एजेंट पाकिस्तान रवाना कर दिया था, लेकिन कराची पहुंचते ही हमारा एजेंट मारा गया। तब से लेकर अब तक मेरे और सीक्रेट सर्विस के 5-5 बहादुर जांबाज एजेंट ऑपरेशन डेथ पर दुश्मन के हाथों मारे जा चुके हैं। अभी जो फोन आया था वह भी आखिरी एजेंट की मौत का था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं पाकिस्तान अपने किसी एजेंट को न भेजकर तुम दोनों को भेजूं। वह हम बिल्कुल तैयार है कर्नल अंकल। इस नेक कार्य में यदि हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है। हाँ अंकल बताइए, अब हमें यहाँ से कब रवाना होना है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बम तैयार होने में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। इसलिए तुम दोनों आज ही रवाना हो जाओ तो अच्छा होगा।
ठीक है, लेकिन यह खबर आप अपने पाकिस्तान में जासूसी कर रहे जासूस को मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे संदेह है कि वह गद्दार है और आपको डबल क्रॉस कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने अब तक जितने भी जासूस भेजे, दुश्मन को उनका पता चल गया और वह मार दिए गए। हाँ, मैं भी यही बात सोच रहा था। इसलिए अब पाकिस्तान पहुंचकर तुम लोगों को दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो बम को नष्ट करना, दूसरा काम होगा हमारे उस जासूस को चेक करना। अगर वह गद्दार है तो उसे खत्म कर देना। ठीक है कर्नल अंकल, यह काम भी हो जाएगा। अब आप यह बताइए कि आपके एजेंट किस रास्ते से पाकिस्तान में प्रविष्ट होते थे। हमारे और सीक्रेट सर्विस के एजेंट अलग अलग रास्तों से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसते थे। हम भी बॉर्डर क्रॉस करके ही जाएंगे, लेकिन जमीन के रास्ते नहीं बल्कि हवाई रास्ते से। लेकिन हवाई रास्ते से देख लिए जाने का ज्यादा खतरा है। कर्नल अंकल, हम श्रीनगर वाले हवाई रास्ते से पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। इस समय वहाँ भयानक ठंड हो पड़ रही है, बर्फ भी गिर रही है, इसलिए हमें देख लिए जाने का खतरा लगभग न के बराबर होगा। बस आप फौरन एक विमान का इंतजाम कर दीजिए जो हमें पाकिस्तान की सीमा में छोड़ाएगा। ठीक है, मैं भी इंतजाम किए देता हूँ। एक इंतजाम और कीजिए। हम तो आप इंतजाम कीजिए, हम जरा घर होकर आते हैं और कुछ खास तैयारियां करनी है। जाओ, 1 घंटे बाद सैनिक छावनी पहुंच जाना। मैं तुम लोगों को वहीं कल काले नकाब में मिलूंगा। दोनों ने घर पहुंचकर इमरजेंसी में काम आने वाले अपने खुफिया हथियार लिए, फिर सफेद पोशाकें पहनी, उस पर काली पोशाकें पहनी और 1 घंटे से पहले सैनिक छावनी पहुंच गए। हमें आने में देर तो नहीं हुई कर्नल अंकल? नहीं, मैं भी कुछ ही देर पहले आया हूँ। आओ चले, विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। कर्नल राम रहीम को लेकर रनवे पर पहुंचा, जहां से जेट विमान खड़ा था। यह पैकेट रख लो, इसमें हमारे उस एजेंट का फोटो और उसे घर का पता और फोन नंबर लिखा है। साथ ही कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी है जिसकी तुम लोगों को वहां जरूरत पड़ेगी। अच्छा कर्नल अंकल, अब इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कर्नल साहब से अंतिम बार हाथ मिलाकर राम रहीम विमान में सवार होने के लिए विमान की ओर चल पड़े। जाओ मेरे देश के बहादुर लड़कों, कामयाब होकर लौटना। देश को अभी तुम दोनों की बहुत जरूरत है, इसलिए अपना हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना। फिर जैसे राम रहीम विमान में सवार हुए, उसका दरवाजा बंद हुआ, इंजन गरजा और फिर सिगर उसने रनवे पर तेज दौड़ लगाते हुए धरती छोड़ दी। मेरे देश की मान धरती, तुझे राम रहीम का आखिरी सलाम। हम मौत के सफर पर जा रहे हैं, पता नहीं फिर कभी तेरी खुशबू नसीब होगी या नहीं। देखते देखते विमान आकाश में पहुंच गया और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगा। मिस्टर राम रहीम, विमान के पिछले भाग में 2 किट बैग, 2 लाइट मशीन गन, 2 रिवॉल्वर और 2 शिकारी चाकू रखे हैं। उन्हें उठा लीजिए। किट बैग में हथगोले, टाइम बम, फालतू गोलियां और 5 दिनों के लिए खाने का सूखा सामान और पानी की बोतलें रखी हैं। वेरी गुड। विमान अपनी तूफानी रफ्तार से बादलों का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मिस्टर राम रहीम, हम श्रीनगर के ऊपर उड़ रहे हैं। अब आप लोग जंप करने के लिए तैयार हो जाएं। विमान कुछ ही देर बाद दुश्मन की सीमा में पहुंच जाएगा। विमान दुश्मन की सीमा में पहुंच गया है। मैं इमरजेंसी गेट खोलने जा रहा हूं। आप लोग कूदने के लिए तैयार हो जाइए। हम तैयार हैं। अगले पल विमान का इमरजेंसी गेट खुला और राम रहीम ने हवा में छलांग लगा दी। विमान ने कलाबाजी खाई और पलटकर वापस चल दिया। नीचे पहुंचने में उन्हें पूरे 25 मिनट लगे। रेम, जल्दी से गड्ढा खोदो ताकि यह पैराशूट और अपने काले कपड़े उतारकर उसमें दबा दें। अभी खोदता हूँ। रहीम ने शिकारी चाकू से गड्ढा खोद दिया। राम ने अपना और उसका पैराशूट और काले कपड़े उतारकर उसमें डालकर उसे बर्फ से ढक दिया। अब यह बताओ, चलना किधर है? अंदाजे से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। हम इन पहाड़ों में भटक सकते हैं, इसलिए नक्शा निकाल कर देख लेते हैं, यही अच्छा रहेगा। किट बैग से नक्शा निकालकर दोनों टॉर्च की रोशनी में उसका निरीक्षण करने लगे। दुश्मन की चौकी नंबर 1 यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। हम उसी दिशा में चौकी से थोड़ा हटकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उधर चौकी नंबर 1 का वायरलेस सेट एकाएक जाग उठा। पिक पिक पिक। वायरलेस सेट के पास बैठे एक सैनिक ने फौरन हेडफोन कानों पर चढ़ाया।
हेलो हेलो कर्नल नूर खान कॉलिंग फ्रॉम राडार सेक्शन ओवर। हेलो हेलो, मैं चौकी नंबर 1 से वायरलेस ऑपरेटर बोल रहा हूँ जनाब। कहिए क्या हुक्म है? ओवर। चौकी इंचार्ज से फौरन बात कराओ। ओवर। हेडफोन उतारकर वह सैनिक भागता हुआ एक कमरे में पहुंचा। सर, रडार सेक्शन से एक मैसेज आया है। कर्नल नूर खान आपसे फौरन बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद। हेलो, मैं चौकी नंबर 1 का इंचार्ज कर्नल जल्लाद बेग बोल रहा हूँ। ओवर। कर्नल बेग, अभी कुछ देर पहले भारतीय सेना का एक विमान हमारी सरहद में घुस आया था। इससे पहले कि हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन उसे मार गिराती, वह वापस लौट गया। उसका इस तरह आना और वापस लौट जाना मुझे शक में डाल रहा है। उसने जरूर कुछ लोग हमारी सरहद में उतारे होंगे। तुम फौरन गश्ती सैनिकों की संख्या बढ़ा दो और उन्हें ऑर्डर दो कि चाहे जितनी भी ठंड पड़ रही हो या बर्फ गिर रही हो, सरहद के आसपास का इलाका अच्छी तरह चेक किया जाए। ओवर। ओके कर्नल, आप फिक्र मत करें। अगर दुश्मन के आदमी हमारी सरहद में आ भी गए हैं तो वह हमसे बचकर नहीं जा पाएंगे। ओवर एंड आउट। कर्नल जल्लाद बेग ने वायरलेस की फ्रीक्वेंसी बदली और गश्ती सैनिकों को ऑर्डर देने लगा। सभी गश्ती दल होशियार हो जाएं और गश्त पर निकल पड़े। दुश्मन का एक विमान हमारी सरहद में अपने कुछ आदमी छोड़ गया है। उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तुम लोगों की मदद के लिए मैं और सैनिक भेज रहा हूँ। ओवर। कर्नल बेग का मैसेज मिलते सर्दी से बचने के लिए पहाड़ी गुफा में छिपे गश्ती सैनिक बाहर निकल पड़े। भारत के लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं। इतने भयानक ठंड पड़ रही है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, फिर भी वे हमारी नाक में दम करने चले आए हैं। फिर सैनिकों की वह टुकड़ी बातें करती हुई गश्त लगा रही रही थी कि अचानक उनमें से एक सैनिक चौंक कर बोला, यार जब्बार, मुझे उस ओर कोई हिलता डुलता नजर आया था। जरूर कोई भारतीय जासूस होगा, चलो चल कर देखते हैं। ऐसे नहीं, हम दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप दाईं ओर से आगे बढ़ेगा, दूसरा बाईं ओर से। ठीक है। उधर। रहीम, लगता उन लोगों ने हमें देख लिया, तभी वे हमारी ओर आ रहे हैं। मेरे हाथों में तो खुजली होनी शुरू हो गई है। अब खुजली मिटाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम दाईं ओर वाली टुकड़ी का हिसाब किताब करो, मैं बाईं वाली से निपटता हूँ। दोनों ने दाएं बाएं जाकर उन सैनिकों को घेर कर पोजीशन ली और फिर तड़ तड़ तड़, ओह ओह, तड़ तड़ तड़, मर गया। नहीं, ओह। गश्ती टुकड़ी का एक सैनिक चौकी नंबर 1 से संपर्क बना चुका था। हेलो हेलो, मैं गश्ती दल नंबर 5 से जुबैर बोल रहा हूँ। चौकी से दाई और तीसरी पहाड़ी पर हमारी दुश्मन से मुठभेड़ हो गई है। उन्होंने हमारे 6 साथी मार दिए, फौरन मदद भेजी जाए। और बहादुर से मुकाबला करते रहो, मदद आ रही है। ओवर एंड आउट। रेम, अगर हम यहाँ ज्यादा ज्यादा देर रुके रहे तो फंस जाएंगे। जल्दी से सबका सफाया करो और यहाँ से फूट लो। ठीक है, तो फिर निकालो हथगोले। तोड़ तोड़ तोड़। दोनों ने किट बैग से एक एक हथगोला निकाला और धड़ाम धड़ाम। अगले पल, ओह, रास्ता साफ होते रामनी में एक और भाग लिए। लेकिन अभी वह मुश्किल से 30-40 कदम ही भाग पाए होंगे कि तड़ तड़ तड़। ओह, खबरदार, जाओ वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो भून कर रख दिए जाओगे। परंतु रामनी ने चेतावनी की परवाह न कर फौरन अपने आप को बर्फ पर गिरा दिया और तड़ तड़ तड़। तुम दोनों चारों से गिर गए हो। मुकाबला करना बेकार है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। क्या ख्याल है राम भैया? हम सचमुच चारों ओर से गिर गए हैं। हथियार डाल देने में ही भलाई है। क्या? बहस मत करना। जैसा मैं कहता हूँ फिलहाल वैसा ही करो। और फिर गोली मत चलाना। हम अपने आप को तुम लोगों के हवाले कर रहे हैं। अगले पल पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। इनके किट बैग उतारकर ठीक से तलाशी लो। तलाशी की क्या जरूरत है कैप्टन? हम अपने सारे हथियार खुद ही आप लोगों के हवाले किए दे रहे हैं। दोनों ने बड़ी शराफत से किट बैग, रिवॉल्वर और शिकारी चाकू उन लोगों के हवाले कर दिए। फिर दो सैनिक आगे बढ़कर उनकी तलाशी लेने लगे, लेकिन तलाशी में उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक उन्हें अपने घेरे में लेकर चौकी की ओर चल दिए। हेलो, कैप्टन असलम स्पीकिंग। हमने दो भारतीय जासूसों को पकड़ लिया है। हम चौकी वापस आ रहे हैं। और शाबाश कैप्टन असलम। ओवर एंड आउट। 20 मिनट तक चलने के बाद वह लोग चौकी पहुंच गए।
हो तो यह भारतीय जासूस, जरा इनकी सफेद पोशाक तो उतारो। हुजूर कर्नल साहब, हम जासूस वासूस कुछ नहीं है। हमारी 7 पुश्तों में ने भी कभी कोई जासूस पैदा नहीं हुआ। बको मत, चुपचाप खड़े रहो। सैनिकों, इनके कपड़े उतारो। लेकिन इससे पहले कि कोई सैनिक आगे बढ़ता, रामरिम खुद ही अपनी पोशाकें उतारने लगे। जनाब, आप हमारी और उम्र और कद देखिए। क्या हम आपको जासूस नजर आते हैं? अगर तुम लोग जासूस नहीं हो तो कौन हो, और हमारी सरहद में कैसे घुस आए? हुजूर, मेरा नाम रहीम है और यह मेरा दोस्त राम। हम दोनों हाई हाई स्कूल में पढ़ते हैं। कल हम स्कूल से वापस लौट रहे थे, तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी और हमें कार में खींच लिया गया। उसके बाद हम बेहोश हो गए। होश आया तो हम एक जहाज में सफर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज का दरवाजा खुला। 2 आदमियों ने हमें उठाकर नीचे फेंक दिया। वह दोनों भी हमारे पीछे जहाज से कूदे थे, हुजूर, लेकिन फिर पता नहीं कम वक्त कहाँ गायब हो गए। रहीम ने एक जोरदार मनगढ़ंत कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर राम मन ही मन मुस्कुरा उठा। सर, मुझे तो यह छोकरे सच बोलते लग रहे हैं। यह जासूस नहीं हो सकते। इन्हें सिर्फ इसलिए भेजा गया कि हमारा सारा ध्यान इन पर लग जाए और असली जासूस हमारी आंखों में धूल झोंककर बॉर्डर क्रॉस कर जाए। लेकिन हम धोखा खाने वालों में से नहीं है। तुम फौरन सैनिक लेकर गश्त पर निकल जाओ। मैं दूसरे गश्ती दलों को भी खबर कर देता हूँ, ताकि असली जासूस जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए और गश्त जारी रखी जाए। ओके सर। कैप्टन सैनिकों को साथ लेकर गश्त पर चला गया। इन्हें बांधकर कोठरी में डाल दो, इनका फैसला मैं सुबह करूंगा। बहुत अच्छा जनाब। राम रहीम को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। रहीम, तुम्हारे झूठ बोलने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई ऐसा झूठ बोलते जिससे कर्नल हमें छोड़ देता। हम कोई भी झूठ बोलते, कर्नल हमें छोड़ने वाला नहीं था। फिर भी मेरे झूठ से थोड़ा बहुत फायदा तो हमें हो ही गया है। सुबह तक के लिए तो पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान हमारी ओर से हट ही गया है। दूसरे कैप्टन और सैनिकों के गश्त पर जाने से चौकी में सैनिकों की संख्या भी कम हो गई है। बहुत समझदार होते जा रहे हो। फिर अब क्या इरादा है? इरादा नेक है। हाथ पैर के बंधन काटो और सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल चलो। सैनिकों द्वारा तलाशी लेने के बाद भी रामलीम के पास कई गुप्त हथियार मौजूद थे। उन्हीं में से एक था उनकी बेल्टों में लगा तेज धार वाला ब्लेड, जिससे दोनों जल्दी जल्दी अपने हाथ पैरों के बंधन काटने लगे। सिगरी, लो, हम आजाद हो गए। अब यह बताओ, बाहर खड़े सैनिकों को रास्ते से कैसे हटाया जाए? फार्मूला नंबर 44 का इस्तेमाल करो। अगले पल, आह, मर गया। मेरे पेट में बहुत बहुत तेज दर्द हो रहा है। कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगा। अरे कोई है, मेरा साथी पेट दर्द से मरा जा रहा है। इसे एक गिलास पानी और दर्द की एक गोली ला कर दो, वरना यह मर जाएगा। आह, बहुत तेज दर्द है। चाल कामयाब रही। फौरन दरवाजा खुला। तेरा साथी पेट दर्द से मर रहा है तो उसे मरने दे। अगर तू चिल्लाएगा तो हम तुझे गोली मारकर खत्म कर देंगे। सुन लिया? अब हमारे कानों में तेरी आवाज न आए। फिर दोनों पलटकर वापस जाने वाले थे कि तभी उनकी दृष्टि उनके बंधन मुक्त हाथ पैरों पर पड़ी। अरे, इनके हाथ पैर तो आजाद हैं। कम वक्त ने किसी चीज से रस्सी काट ली है। अभी मजा चखाता हूँ मैं इन्हें। परंतु इससे पहले कि वे अपनी गन सीधी कर पाते, राम रहीम ने उन पर छलांग लगा दी। मजा तुम नहीं, हम तुम्हें चखाएंगे। झुम। उफ, बिल्कुल असली बंगाली रसगुल्ले वाला मजा चखाएंगे हम तुम्हें। धड़ाक। आह। एक सेकंड से भी कम समय में उनकी गनें राम रहीम के हाथों में आ गई। अब तुम दोनों खामोश रहना। अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो भून कर रख दूंगा। हमारी गन वापस कर दो। तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। बच्चे, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, जाएंगे भी अपनी मर्जी से। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। सुनो, तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यह बताओ कि कर्नल इस समय कहाँ होगा। अगर एक सेकंड में जवाब नहीं दिया तो यह गन गोलियां उगलने लगेगी। कर्नल साहब दाईं ओर तीसरे कमरे में। शाबाश, तू बहुत अच्छा बच्चा है। अगले पल, धड़ाक धड़ाक। आह, उफ। दोनों सैनिक वहीं ढेर हो गए तो राम रेमुन के कपड़े उतारकर पहनने लगे। कपड़े पहनकर वे कोठरी से बाहर आ गए। कर्नल के पास चलने से पहले मैं किट बैग और हथियार ले लेने चाहिए। हाँ, चलो। फिर दोनों बाई ओर वाले कमरे में घुस गए। रहीम, किस्मत हमारा साथ दे रही है। हमारे किट बैग और हथियार अभी यहीं पड़े हैं।
अगर बेचारे पाकिस्तानी सैनिकों को यह मालूम होता कि हम आजाद होकर इन्हें उठाने आएंगे तो वह ही। उधर, हेलो, मैं चौकी नंबर 1 से कर्नल जल्लाद बैग बोल रहा हूँ। हमने भारतीय विमान से छोड़े गए 2 लड़कों राम रहीम को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना कि उनके साथ 2 जासूस विमान से और कूदे थे। गश्ती सैनिक उन दोनों जासूसों को तलाश कर रही है। कामयाबी मिलते मैं फिर रिपोर्ट दूंगा। और हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। और एंड आउट। कर्नल वायरलेस सेट बंद करके हेडफोन उतार ही रहा था, तभी दरवाजा एक झटके के साथ खुला। ओह, तुम? यस कर्नल, तुम बिल्कुल बच्चे हो। मैंने तुम्हें जो गोली दी थी उसे तुम अभी तक चूस रहे हो। हमारे साथ कोई जासूस वासूस विमान विमान से नहीं कूदा था। हम यहाँ अकेले ही आए हैं। न कर्नल साहब, रिवॉल्वर निकालने की कोशिश हरगिज मत कीजिए, वरना रिवॉल्वर निकालने से पहले आपका दम आपके सिर से बाहर निकल जाएगा। कर्नल ने रिवॉल्वर की ओर बढ़ता हुआ अपना हाथ वापस खींच लिया। तो तुम दोनों आजाद कैसे हो गए? क्या करिएगा यह जानकर? फिलहाल तो अब आप यह देखिए कि हम इस चौकी से किस तरह 9+2 होते हैं। राम ने आगे बढ़कर कर्नल के होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। अब आप हमें बाहर ले चले, ध्यान रहे। अगर आपने चिल्लाकर सैनिकों को जगाने की कोशिश की तो आपका यह रिवॉल्वर आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा। कर्नल को कवर किए दोनों बिना किसी परेशानी के बाहर आ गए। कर्नल साहब, गाड़ियां किधर खड़ी होती हैं? उधर। रहीम, मैं कर्नल को कवर किए हूँ, तुम उधर से एक जीप ले आओ। सावधान रहना, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी वहां कोई सैनिक जरूर होगा। फिक्र मत करो, अगर वहां कोई हुआ भी तो मैं उसे संभाल लूंगा। कुछ देर बाद रहीम एक जीप लेकर आ गया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ गड़बड़ क्या होती? एक सैनिक जीप में सो रहा था। मैंने उसे सोते में ही ऊपर पहुंचा दिया, फिर उसके सिर को बाहर फेंका और जीप यहाँ ले आया, बस। चलो बैठो जीप में। फिर राम और कर्नल के बैठते रहीम ने जीप आगे बढ़ा दी। कर्नल, आगे कई चौकियां पड़ेंगी। किसी चौकी पर होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर बैठना, वरना समय से पहले तुम्हारा 1 2 का 4 हो जाएगा। रहीम जीप को तूफानी रफ्तार से दौड़ाता हुआ रास्ते में कई चौकियां पड़ी, लेकिन जीप में कर्नल को बैठे देख उन्हें किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। यह सड़क किस शहर को जाती है कर्नल? यह सड़क मुल्तान शहर में से जाकर मिलती है। मुल्तान से कराची कितनी दूर है? 300 किलोमीटर। रही, मुल्तान शहर से कुछ पहले ही जीप रोक लेना। सुबह होने वाले जीप शहर में लेकर चलना ठीक नहीं होगा। अच्छा। रहीम ने मुल्तान से 5 किलोमीटर पहले जीप कच्ची सड़क पर उतार दी और आगे पेड़ों की आड़ में ले जाकर रोक दी। नीचे उतरे कर्नल साहब, आपने हमें सही सलामती यहाँ तक पहुंचा दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया तो अदा कर दें। और जैसे कर्नल जीप से नीचे उतरा, माफ करना कर्नल, मैं तुम्हें ऊपर भेज रहा हूँ। अब तुम्हें वहां जन्नत मिले या दोजख, या तुम्हारे नसीब के ऊपर है। धड़ाक। आह। रहीम के एक ही वार से कर्नल मुर्दा हो गया। रहीम, हमें इस वर्दी, किट बैग और गनों से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि यह चीजें हमें शहर में फंसवा सकती है। ठीक है, रिवॉल्वर, शिकारी चाकू, 2 2 टाइम बम जेबों में डालकर बाकी सब चीजें यहीं छोड़ देते हैं। रहीम ने कर्नल की लाश के साथ बाकी सामान को भी झाड़ियों में छुपा दिया और थोड़ी देर बाद वो दोनों पैदल ही शहर की ओर चले जा रहे थे। जिस समय राम रहीम मुल्तान शहर की सीमा में प्रविष्ट हुए, उस समय सुबह हो चुकी थी। राम भैया, वह देखो, सामने एक ढाबा है, वहाँ कई ट्रक भी खड़े हैं। चलो वहां चलकर नाश्ता करते हैं। अगर कोई ट्रक अगर कोई ट्रक कराची जा रहा होगा तो उस पर चढ़ लेंगे। ठीक है, चलो। दोनों उस ढाबा टाइप होटल में पहुंचे। चाचा मियाँ, 2 गर्मा गर्म चाय और 4 पीस मक्खन लगाकर भिजवा दीजिए। अभी भिजवाता हूँ बरखुरदार, आप बैठिए तो सही। तभी बेंच पर बैठा एक व्यक्ति बोला, गफूर चाचा, मैं आज ट्रक लेकर कराची जा रहा हूँ, वहां से कुछ मंगाना हो तो बोलो। अपनी चाची के लिए एक शॉल ले आना। थोड़ी देर बाद, रहीम, चाय जल्दी खत्म कर, हमें इसी आदमी के ट्रक पर कराची चलेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस व्यक्ति के उठते ही राम रहीम ने बूढ़े को पैसे दिए और उसके पीछे लग गए। पता नहीं इसका कौन सा ट्रक है।
चुपचाप इसके पीछे चलते रहो, अपने आप पता चल जाएगा। वह व्यक्ति एक ट्रक में सवार हो गया। और हम ट्रक की साइड से ऊपर चढ़ जाएं। ठीक है चलो। फिर इससे पहले कि ट्रक आगे बढ़ता, राम रहीम साइड में बंधे रस्से को पकड़कर झूल गए। रहीम कराची पहुंचकर पता नहीं कब सोना नसीब हो, इसलिए मौका जमकर सो लो। हाँ, ट्रक को कराची पहुंचने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। तब तक हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। दोनों थके हुए थे, अतः लेटते ही उन्हें नींद आ गई। खर्र खर्र। उधर चौकी पर। हेलो, मैं चौकी नंबर 1 का वायरलेस ऑपरेटर बोल रहा हूँ। जिन लड़कों को रात में पकड़ा गया था वह कर्नल साहब को लेकर एक जीप में फरार हो गए हैं। और वो तुम सब लोग गोली मार देने लायक हो। 2 छोकरे तुम लोगों को चूना लगा गए और तुम लोग सोते रहे। खैर, दोनों बचकर कहा जाएंगे। मैं भी मुल्तान और कराची रिपोर्ट भेज देता हूँ, ताकि वह जहाँ भी जाए गिरफ्तार कर लिए जाएं। और अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? और कैप्टन गश्त से वापस आए तो मुझसे बात करवाओ। और उम्मीद तो नहीं कि उन लड़कों ने कर्नल को जिंदा छोड़ा होगा। फिर भी अगर वह जिंदा और चौकी लौट कर आए तो उन्हें हेडक्वार्टर भेज देना, या उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और ओके सर, मैं कैप्टन और कर्नल के आते ही उन्हें आपका मैसेज दे दूंगा। और एंड आउट। उधर राम रहीम की नींद तब खुली जब ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। ची। राम, लगता हम कराची पहुंच गए हैं। बाहर चारों तरफ निगाह मारकर देखो, यदि रास्ता साफ हो तो यहीं नीचे उतर लिया जाए। राम भैया, दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। लगता है सीमा पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसका मतलब हमारे आने की खबर हमसे पहले ही कराची पहुंच गई है। अतः हमें फौरन यह ट्रक छोड़ देना चाहिए। हाँ, ट्रक छोड़ देने में हमारी भलाई है। लेकिन कुछ देर ठहरो, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। कुछ देर बाद जब वे ड्राइवर लोग पास से गुजर गए। आ जाओ राम भैया, अब रास्ता साफ है। ट्रक से तो उतर आए, अब यह बताओ शहर कैसे पहुंचा जाए? सीमा पर तो तलाशी ली जा रही है। मेरे ख्याल से हमें कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हम सीमा पर खड़े सैनिकों की नजरों में आए बिना शहर पहुंच जाएंगे। दोनों सड़क छोड़कर खेतों में घुस गए और एक लंबा चक्कर लगाकर शहर की ओर बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद राम रहीम कराची शहर में प्रविष्ट हुए। जैसे कोई होटल नजर आए फौरन उसमें घुस चलो। पहले जमकर पेट पूजा करके करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिगरी। वेयर आई कोठर, चलो वहीं चलते हैं। दोनों ने होटल में खाना खाया, फिर एक टैक्सी पकड़ी और हैदरपुर चल दिए। 2 घंटे बाद टैक्सी हैदरपुर के एक होटल के सामने जा रुकी। आज रात हम होटल में आराम करते हैं, सुबह देखेंगे कि सैनिक छावनी कहाँ है और उसमें कैसे घुसा जा सकता है। ठीक है। टैक्सी का किराया देकर दोनों होटल में प्रविष्ट हुए और वहां एक कमरा लेकर ठहर गए। सुबह नाश्ता करके राम रहीम होटल से निकल पड़े। 1 घंटे बाद दोनों ऐसी सड़क पर खड़े थे जो सैनिक छावनी की ओर जाती थी। सावधान, आगे सैनिक छावनी है। इस सड़क पर आम आदमी का आना जाना सख्त मना है। आज्ञा से, छावनी इंचार्ज। इस बोर्ड को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? रहीम ने उसे अपना आइडिया बता दिया। वाह रहीम, जवाब नहीं तेरे दिमाग का। क्या आइडिया ढूंढ कर लाया तू? कभी कभी तो तेरा दिमाग वास्तव में किसी गधे से भी तेज दौड़ता है। उपमा दी भी तो एक गधे की। खैर, तो क्या शुरू कर दे अपना काम? दोनों ने कुछ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर डाले, फिर सड़क के किनारे खड्डे में छुप गए। यार रहीम, मजा तो तब जब पहली गाड़ी शहर की ओर से ही आए और कोई बड़ी गाड़ी आए। हाँ, अपना मतलब छोटी गाड़ी से हल होने वाला नहीं है। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद तैयार रहना राम भैया, जैसे कोई ट्रक से पत्थर हटाने के लिए उतरेगा हमें ट्रक पर सवार हो जाना है। उधर उधर नहीं, ऊपर की तलाशी ली जा सकती है। हम ट्रक के नीचे छिपेंगे। यह बात तो ठीक है। कुछ ही पलों बाद अब्दुल, यह पत्थर रास्ते से हटाओ। पता नहीं किस कमबख्त ने इन्हें बीच सड़क पर डाल दिया है। अभी हटाता हूँ। जितनी देर में अब्दुल नाम के सैनिक ने पत्थर हटाए, उतनी देर में राम रहीम उसकी और ड्राइवर की नजरें बचाकर ट्रक के नीचे घुस गए और ट्रक वहां से चल दिया। 10 मिनट बाद ट्रक छावनी के बैरियर पर पहुंचकर रुका। वहां खड़े सैनिकों ने ट्रक की तलाशी ली और ठीक है, जाओ।
ट्रक एक लंबा रास्ता तय करता हुआ एक विशाल मैदान में जाकर रुका। वहां पहले से काफी सैनिक ट्रक खड़े थे। जब ड्राइवर और सैनिक वहां से चले गए, रहीम, मेरे ख्याल से अभी हमें यहीं छुपे रहकर रात होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में ही हम अपना काम कर पाएंगे। हाँ, इस समय हम आसानी से देखे जा सकते हैं। दोनों ने ट्रक के नीचे छिपकर रहकर ही समय बिताया और रात के 10 बजते ही भाग निकले। रहीम, दबोच लो इन दोनों को। इनसे यहाँ के बारे में पूछताछ भी कर लेंगे और इनकी वर्दी भी उतार लेंगे। चलो फिर, देर किस बात की है। दोनों दबे भाव सैनिकों के पीछे पहुंचे और कौन, चुपचाप गन हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ गैराज में चलो। मुंह से आवाज निकालने की कोशिश मत करना, वरना गोली अंदर होगी और दम बाहर। राम ने रिवाल्वर की नोक पर से गन लेकर उन्हें ट्रक में ले आए। यह यहाँ बम किस इमारत में तैयार किया जा रहा है, सच बोलना, वरना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दाईं ओर एक लाल रंग की इमारत है। बम उसी में तैयार किया जा रहा है। अब तू बोल, वहाँ की सुरक्षा का क्या इंतजाम है? वहाँ की हिफाजत के बहुत बड़े इंतजाम है। गेट पर हर समय सैनिक खड़े रहते हैं। वहाँ छावनी के कुछ ही अधिकारी जा सकते हैं। किसी और को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। सैनिकों से कुछ और जानकारी लेकर राम रहीम ने उन्हें बेहोश कर दिया। खटाक खटाक, आह उफ। रहीम, इन्हें सिर्फ बेहोश करने से काम नहीं चलेगा। अगर इन्हें जल्दी होश आ गया तो ये हमारा सारा खेल चौपट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मैं इन्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ। रहीम ने पहले उन दोनों सैनिकों का गला घोटकर उन्हें मारा, फिर उनकी वर्दी उतार कर पहन ली। इन लाशों को यहीं ट्रक में पड़ी रहने देते हैं। यहाँ जल्दी किसी नजर इन पर नहीं पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लाशों को ट्रक में छोड़कर दोनों ट्रक से नीचे उतरे और दाईं ओर बनी लाल इमारत की ओर बढ़ने लगे। राम भैया, तेज चलो, हमें सुबह से पहले हर हालत में अपना काम करके यहाँ से निकल जाना है। यह रफ्तार बिल्कुल ठीक है। ज्यादा तेज चलने से किसी को हम पर शक हो सकता है। 30 मिनट बाद। सैनिक ठीक कह रहा था, इमारत के पीछे पहरा नहीं है। अगर इन लोगों को मालूम होता कि हम इतनी आसानी से इनकी छावनी में घुस आएंगे, तो यह इमारत के पीछे क्या, कदम कदम पर पहरा लगा देते। अगले पल दोनों को छत पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। रहीम, हमारे पास 4 टाइम बम है। हम चारों बम इमारत के 4 कोनों पर फिट कर देंगे, ताकि बम फटे तो इस इमारत के साथ इसमें तैयार किया जा रहे परमाणु बम का भी नामो निशान मिट जाए। ठीक है, इस समय रात के 11 बजे हैं। हम टाइम बमों में 2 बजे का टाइम सेट करेंगे, ताकि इस बीच हम यहाँ से दूर निकल जाएं। राम रहीम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचे। वहां उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। चलो पहले इसी कमरे को चेक करते हैं। हम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं रहीम। अंदर बम तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम चारों टाइम बम इस हॉल के आसपास फिट कर देते हैं। फिर राम रहीम चारों टाइम बम हॉल के आसपास फिट करके बाहर आ गए। अब यह बताओ, छावनी से बाहर कैसे निकला जाए? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 3 घंटे के अंदर अंदर हमें हर हालत में यहाँ से दूर निकल जाना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम यहाँ से वापस ट्रक में चलते हैं। वहाँ खड़े खड़े ट्रकों का पेट्रोल निकालकर हम चारों ओर फैलाकर आग लगा देंगे। सबका ध्यान आग बुझाने में लग जाएगा और हम मौका पाकर यहाँ से निकल जाएंगे। गुड आइडिया। चलो, हमें फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। मैदान में पहुंचकर दोनों ने ट्रकों का पेट्रोल निकालकर चारों ओर फैलाया और फिर पेट्रोल की एक रेखा सी खींचते हुए मैदान से काफी दूर तक गए। अब देर न करो रहीम, जल्दी से पेट्रोल की इस रेखा में आग लगाओ और यहाँ से फूट लो। ठीक है, तो फिर लो। लाइटर की लो जैसे ही पेट्रोल की रेखा से टकराई, पेट्रोल ने आग पकड़ ली। आग पलक झपकते ही मैदान में खड़े ट्रकों तक पहुंच गई और धड़ाम धड़ाम। अब निकल चलो यहाँ से। जल्दी यह जगह सैनिकों से गिर जाएगी। तुरंत छावनी में हंगामा मच गया। आग आग। आग बहुत भयानक लगी थी, इसलिए वहां मौजूद लगभग सभी सैनिक आग बुझाने की कोशिश करने में जुट गए। बालू की बोरियां लाओ। अरे, आग बुझाने वाली गैस का प्रयोग करो। यह आग ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए, वरना छावनी तबाह हो जाएगी। हर सैनिक घबराया हुआ सा था। उसी घबराहट का फायदा उठाते हुए राम रहीम छावनी से बाहर की ओर चल पड़े। बाहर आकर
अब हमें दौड़ लगा देनी चाहिए, हमारे पास 2.5 घंटे का समय बचा है। इतनी देर में हमें यहाँ से जितनी दूर निकल जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो फिर शुरू करो ओलंपिक की दौड़। और फिर दोनों ने ओलंपिक चैंपियनों वाली दौड़ लगा दी। हमें सुबह से पहले हैदरपुर से बाहर निकल जाना है, वरना परमाणु बम नष्ट होते ही पाकिस्तान सेना यह शहर सील कर देगी। दौड़कर तो हम इस शहर से बाहर निकलने में से रहे, इसके लिए हमें किसी गाड़ी का प्रयोग करना होगा। छावनी से 5-6 किलोमीटर दूर निकल आने के बाद राम रहीम ने एक बंगले से मोटरसाइकिल चुरा ली। राम भैया जल्दी पीछे बैठो। राम के बैठते ही रहीम ने मोटरसाइकिल की गति फुल कर दी। रहीम मोटरसाइकिल और तेज चलाओ, 2 बजने में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। रहीम ने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी और ठीक उस समय जब वह शहर की सीमा से बाहर निकल रहे थे, वातावरण में एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धड़ाम! वो मारा। हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। हमारे देश के ऊपर से खतरा टल गया है। कराची पहुंचकर राम रहीम ने मोटरसाइकिल छोड़ दी और उस जासूस के घर पहुंचे जो भारतीय सेना के लिए पाकिस्तान में रहकर जासूसी कर रहा था। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम राम है और मैं रहीम हूँ। उसके बाद राम रहीम और उस जासूस के बीच कोड का आदान प्रदान हुआ। मिस्टर अकरम, हम ऑपरेशन डेथ पर यहाँ आए थे। हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। तुमने भी विस्फोट की आवाज सुनी होगी। हाँ सुनिए, अब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? कर्नल आर ने हमसे कहा था कि तुम हमारी हर तरह से मदद करोगे। हम आज ही भारत पहुंचना चाहते हैं। कोई इंतजाम कर सकते हो तो कर दो। फिक्र मत करो, इंतजाम हो जाएगा। मैं आज ही तुम लोगों को भारत पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद, लो तुम दोनों नाश्ता करो, तब तक मैं तुम लोगों को भारत भिजवाने का कोई इंतजाम करता हूँ। ठीक है। राम रहीम को नाश्ता देकर अकरम सीधा बाथरूम में पहुंचा। हेलो सर, परमाणु बम भारत के 2 लड़कों राम रहीम ने नष्ट किया है। इस समय दोनों मेरे घर में हैं। मैं इन्हें बातों में लगाए रहूंगा। आप फौरन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेजिए। ठीक है, हम फोर्स भेज रहे हैं। तुम उन्हें किसी भी हालत में जाने मत देना। ओवर एंड आउट। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। क्यों? दे दिए अपने बाप को हमारे आने की खबर? है तो तुम गद्दार, तेरे कारण हमारे देश के 10 देशभक्त जासूस मारे गए। अब हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह अपनी पोल खुलते देख अकरम ने रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन राम रहीम ने उसे इसका मौका नहीं दिया। धौएं धौएं। ओह! उसके बाद, रहीम जल्दी से घर की तलाशी लो। अकरम के पास मेकअप बॉक्स जरूर होगा। हाँ, होना तो चाहिए। दोनों फटाफट घर की तलाशी लेने लगे। एक अलमारी में उन्हें मेकअप बॉक्स मिल गया। अब फूट लो यहाँ से। पाकिस्तानी फोर्स हमें गिरफ्तार करने आती होगी। अकरम के घर से निकलकर राम रहीम एक पार्क में पहुंचे। झाड़ियों की आड़ में बैठकर दोनों ने जेब से 2 पासपोर्ट निकाले और उनमें लगी फोटो देखकर अपना मेकअप करने लगे। 10 मिनट बाद, वाह, अब कोई यह नहीं कह सकता कि हम पैदाइशी अमेरिकन नहीं है। चलो अब एयरपोर्ट चला जाए। रास्ते में दोनों ने 2 बैग और कुछ कपड़े खरीदे और एयरपोर्ट पहुंच गए। अमेरिका से हमें भारत पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। आधे घंटे बाद वे एक अमेरिकन विमान में बैठे अमेरिका की ओर उड़े चले जा रहे थे। और फिर अमेरिका से भारत पहुंचने में वास्तव में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। और जब उन्होंने कर्नल आर को सारी रिपोर्ट दी, तो कर्नल ने उन्हें सीने से लगा दिया। यू आर ग्रेट माई सन। समाप्त। काफी बड़ी कॉमिक्स थी। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।